औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बड़ी एक्साइटिंग सी गुफ्तगू करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करेंगे एक रिलेशनशिप के अंदर। अपने पार्टनर के साथ हम अपने कॉन्फिडेंट किस्म का आपस में कन्वर्सेशन कैसे रख सकते हैं, कम्युनिकेशन हमारी बेहतर कैसे हो सकती है। और आज के इस टॉपिक के अंदर जो हम की पॉइंट्स कवर करेंगे वो भी बड़े मजे के हैं। नंबर 1 हम कवर करेंगे कि हमारी आवाज़ अहम ही क्यों है? हमारा कुछ कम्युनिकेट करना अहम ही क्यों है? जैसे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से कहते हैं ना, "अच्छा ठीक है, आपकी हर बात पूरी हो जाती है ना, तो ठीक, बस छोड़ दें मुझे, म मेरे मेरी बीच में राय अहम ही क्यों है? छोड़ दें।" तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी राय अहम क्यों है। दूसरी बात जिस पे हम आज बात करेंगे कि कॉमनली बैरियर्स क्या होते हैं कि इफेक्टिवली पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं हो रहा होता। या अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है। कॉमन बैरियर्स क्या है उसके। फिर हम अपनी बिल्डअप करेंगे कन्वर्जेशन उन कंसिक्वेंसेस के ऊपर जो हम फेस करते हैं साइलेंस की वजह से। जो नुकसानात हम पार्टनर के साथ साइलेंस की वजह से कर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर हम बात करेंगे और उनके वो देखेंगे कि क्या कुछ मसाइल हैं जब हम खामोश रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, अपनी राय नहीं देते, अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं शेयर कर रहे होते, तो लोगों को पेश आते हैं। फोर्थली हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंट किस्म की कन्वर्सेशन हम बिल्डअप ही कैसे करें। क्या तरीकाकार होगा कि हम कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकें पार्टनर के सामने। क्योंकि ये तो सबके सामने क्लियर है ना कि स्टेज पे जाके गुफ्तगू करना, सोशल किस्म की एक्सेप्टेंस लेना, सोशली जाके अपने आप को प्रेजेंट करना फिर भी आसान है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा कन्फाइंड अप्रोच पार्टनर के सामने ही है, क्योंकि वो आपका दिन रात जानता है। वो ये भी जानता है कि अंदर क्या है, बाहर का क्या है, किन हालात में हम कैसे, यानी पूरी पिक्चर उसके पास है। इसलिए वहां स्मार्टनेस नहीं चलती। फिफ्थली हम बात करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस बनाएं कैसे। जब भी हम बात करें तो हम अपनी कन्वर्सेशन को कंस्ट्रक्टिव कैसे रखें। वरना क्या होता है, अमूमन लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी सोच समझ के कन्वर्सेशन शुरू की। जब कन्वर्सेशन शुरू हो गई तो पता चलता है कि उसमें शुरू में 10 मिनट तो ठीक रहा, 10 मिनट के बाद जाके वो एक इमोशनल किस्म के फेज आया और उसके अंदर वो बजाय जो अच्छी बात हम करना चाहते थे वो उल्टा इमोशनल किस्म के एपिसोड होके बात बिल्कुल उल्टी हो गई। तो हम फिफ्थ पॉइंट पे हम बात ये करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टिव किस्म की गुफ्तगू, कंस्ट्रक्टिव किस्म की कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ कैसे कर सकते हैं। एक बात तो हम क्लियर कर लेते हैं। देखें, इल्म अल्लाह ताला के अता करदा रिस्क में से है। अल्लाह ताला ने जब जिसके मुकद्दर में जितना लिखा है वो उसको उस वक्त मिलता है। और हमें अल्लाह ताला ये रिस्क इस वक्त दे रहे हैं। रिस्क इज नॉट ओनली द फूड और द मनी। इल्म भी इंसान को अता करदा रिस्क में से है। हजरत मरियम के पास यही हुआ था ना, जब उन्होंने पूछा था जिक्रिया ने कि आपके पास ये सब कहाँ से, उन्होंने कहा था ये अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा रिस्क है। तो और उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो इल्म के ऊपर कह रही थी। बहरहाल, अब जब अल्लाह ताला ने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी, अल्लाह ताला ने हमें ये बातें समझा बुझा दी जो हम आगे करना जा रहे हैं, कर, जो आज हम समझेंगे, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, तो अब हमारे पास कोई गोइंग बैक ऑप्शन नहीं है। अब हमने जिम्मेदारी उठानी है इस नॉलेज की, इस गुफ्तगू की जो हमने की और इस प्रोडक्टिविटी की, और हम इंशाल्लाह उसको उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज की इस कन्वर्सेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोग महसूस करेंगे कि हमारी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का और कन्वर्सेशन का, हमारी बाहमी गुफ्तगू का लेवल अप हो जाएगा। अब हम वैसे वाला डील नहीं करेंगे, वैसी वाली गुफ्तगू नहीं करेंगे जैसे हम इससे पहले करते होते थे। मसलन क्या-क्या हम नहीं करेंगे? अगर आप इससे पहले बात करते हुए रिएक्ट कर देते थे फौरन, रिएक्शन आ जाता था, कोई भी कन्वर्सेशन शुरू हुई है, अगले की बात नहीं अच्छी लगी, रिएक्शन आ जाता था। आज के बाद रिएक्शन नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, पार्टनर से गुफ्तगू इंशाल्लाह सुकून का बायस होगी। जब भी हम बात करेंगे अपने क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पार्टनर के लिए ही कहा ना, 3 किस्म का ट्रायो बताया है। क्या-क्या चीज़ें हैं? ताकि उससे सुकून हासिल करो, दूसरी चीज़ मवद्दा और तीसरी चीज़ रहमत। तो इंशाल्लाह आज के बाद हमारी ये कन्वर्सेशन बायसे सुकून होगी। तीसरी चीज़,
अगर आप चाहते हैं कि अपनी बात को बेअसर ना करें, यानी आप जब भी कोई बात करें, हम जब भी अपने पार्टनर से कुछ भी कम्युनिकेट करें, वो बेअसर ना हो, तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके मुताबिक जो हम आज गुफ्तगू करेंगे अपनी, उस कन्वर्जेशन को करें, और इंशाल्लाह आज के बाद ये मसाइल नहीं पेश आएंगे। अगली बात यह है कि इससे पहले जितनी भी डिस्कशंस हुई, जिसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई नेगेटिव बात होती थी और उस पे लोग रिएक्ट कर जाते थे, तो नतीजा क्या निकलता है कि बजाय पार्टनर्स करीब आने के, उस डिस्कशन के नतीजे में मजीद दूर होते हैं, मजीद उलझते हैं। एक की सिमत मशरिक में और एक की मगरिब में जाती है। तो आज के बाद कम से कम ऐसा नहीं होगा। दोनों इंशाल्लाह एक ही सिमत में रहेंगे, वो एक दूसरे की बात को आसानी से समझ पाएंगे। आखिरी बात यह कि अपने इस रिलेशनशिप को 100% देना शुरू कर देंगे, कि हम उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये बात कह सकें कि हाँ, हमने इस रिलेशनशिप के लिए अपनी कंप्लीट एफर्ट की है। लिहाजा मेरे साथ भी ऐसा ही होता था शुरू शुरू में। अब जैसे मैं गुफ्तगू करती हूँ या अब मैं जैसे क्लाइंट्स लेती हूँ, हमेशा से मैं भी ऐसी नहीं थी। मेरे पास भी रिलेशनशिप जब मैंने शुरू किया, एक दौर आया कि कन्वर्सेशन अच्छी करना चाहते थे, ख्वाहिश हमेशा पीछे यही होती है कि जी इसके नतीजे में ये मसला हल हो, लेकिन जब कन्वर्सेशन शुरू होनी, हीट ऑफ मोमेंट पे आके मामला उल्टा हो जाना, और हर कन्वर्सेशन के नतीजे के अंदर बजाय मामला बेहतर होने के मजीद खराब होने लग गया। उसके बाद एक वक्त ये आया कि इसी कन्वर्सेशन के नतीजे के अंदर कुछ गैस लाइटिंग भी शामिल हुई। कुछ बाकियों ने, जब उस चीज को कुछ पार्टनर ने, कुछ आसपास वालों ने कहा कि नहीं जी देखो, इसको बात करनी नहीं आती, या इसके पास बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, या इससे क्या बात करनी इसको। और एक वक्त आया कि मैंने भी ये बातें मान ली, हाँ यार मेरी राय नहीं है, वाकईतन मेरी राय अहम नहीं है, कोई बात नहीं, हो तो रहा ना, घर तो चल रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही चल रहा है, आपका घर है, आप वली हैं, आप फैसला करते हैं, सब कुछ हो रहा है। और काफी अरसे बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से दोबारा मिली, तो उसने कहा कि सारा, आपको वो टाइम याद है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, आप ये और ये रोल था आपका क्लास में, और हमने 5 साल ऐसे गुजारे हैं, हमने ये किया है, ये आपने कैसे सोच लिया कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। दैट वॉज द मोमेंट जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये आई बात कहाँ से कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती, या इस किस्म की और चीजें। जब मैंने उनको बैक ट्रैक करना शुरू किया, तो फिर मुझे समझ आई कि ये तो जो हमारी अक्सर कन्वर्सेशंस होती हैं, उसके बीच में अमूमन ये गैस लाइटिंग होती है कि आपको ना बात नहीं करनी आती, या आप ठीक से बात कन्वे नहीं कर सकती। और मैंने उसको एक मोमेंट के बाद सच समझना शुरू कर दिया, और मैं भी अपने आप के बारे में अब यही राय रख रही हूँ। वो मोमेंट थी जब मैंने फैसला किया। अब तक मैं वो वाली खातूने खाना थी जो कहती है कि जी मैंने अपनी डिग्री चूल्हे में झोंक दी है, और फलां 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 बहुत कुछ। अलबत्ता ये वो मोमेंट थी जहां पर आके मैंने फैसला किया कि यार मैं अपने पेरेंट्स का प्रोडक्ट हूँ। जैसे मैं अपने बच्चों पे जिंदगी लगा रही हूँ, अपनी मनी, अपना टाइम, अपनी बेस्ट दे रही हूँ। सबसे बेस्ट चीज इंसान के पास इंसान का दिमाग है, मैं वो तक अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं भी तो अपने पेरेंट्स का प्रोडक्ट हूँ। मैंने उनके प्रोडक्ट को इतना डीवैल्यू कैसे कर दिया। उसके बाद मेरा ये रियलाइजेशन का जर्नी हुआ, और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैं हूं कौन, बेसिकली मैंने कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मुझे अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है। पढ़ा तो था कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की और फला फला, मुझे क्यों बनाया है, मेरी स्टोरी क्या है। जब ये समझ आया, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन स्टोरी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ, और मैं बहुत से लोगों को इस जर्नी के अंदर हील कर रही हूँ। और इसी जर्नी के अंदर हमने बहुत से लोगों को हील किया भी है, हमने मल्टीपल को ट्रेनिंग्स थ्रो की। फॉर एग्जांपल अभी हमारे साथ आई होप मौजूद हैं आकिफा, तानिया सोहेल के नाम से गालिबन आकिफा हमारे पास मौजूद है। आकिफा वाज अवर वंडरफुल क्लाइंट हमारी लास्ट ट्रेनिंग के अंदर, और उन्होंने बड़ा मजे का रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पार्टनर के साथ जब भी गुफ्तगू शुरू होती थी ना, तो अव्वल तो ये कि बहुत मुश्किल लगता था कि ओपन अप ही नहीं होते थे, बहुत सी बातें बस दिल ही में लेके खत्म कर देते थे, और उसका क्या नतीजा होता था, मसाइल बढ़ते जाते थे। और जब से हमने ये ट्रेनिंग ली, और उन्होंने एज अ कपल ये ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने कहा कि एक
लंबे टाइम तक तो हम में कोई ऐसी बात हुई ही नहीं जिसको हम कह सकेंगे कन्फ्लिक्ट हो, कि जिसको हमें रिजॉल्व करना हो। उसके बाद अगर कोई बात ऐसी महसूस हुई तो मैंने भी और मेरे पार्टनर ने भी बहुत ओपन अप होके उस पर बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत फौरन रिजॉल्व हो गई। और इससे पहले के जो हमारे एपिसोड्स आते थे कि हम नाराज होते थे और फिर हम बात करना छोड़ते थे और हम एक डिस्टेंस ले लेते थे, वो खत्म हो गया आपस में। अगर आकिफा यहाँ पर मौजूद है तो आकिफा कैन ऐड अप। शी इज ऑन चैट, सो यस। वहां बता ओ, रही। सही सही। uh, सारा, आपने ऐसा क्या किया कि व्हाट वाज योर जर्नी from a place where you were not giving yourself value to coming to a place of healing and healing others? ये जो जर्नी था आपका, what was that like for you? What was that for you? सर फर्स्ट मोमेंट तो वही थी जो मैंने आपसे कहा ना, कि मेरी यूनिवर्सिटी फेलो ने मुझे कहा कि आपने हम्म। कैसे सोच लिया कि आप क्या हैं, आपने पीछे अपना पास नहीं देखा, आप के पास मतलब सर्टिफिकेशंस हैं, आपने यूनिवर्सिटी में आप उसमें यूनियन लीग में थी, आपका जीपीए ये था, आप हमारा गोल्ड मेडलिस्ट नॉमिनेटेड, आपको क्या लगता है जिंदगी खत्म हो गई? वहां से फिर मैंने शुरू किया तो मुझे ये सेकंड बात आई कि इसका मतलब है यार, मुझे ना कहीं हील होने की जरूरत है। तो बिल्कुल सबसे सही है। पहले तो मैंने मेंटोर ढूंढा, एंड थैंक्स टू सीबी मैं सीबी के पास आई मैं सिर्फ पर्सनल हीलिंग के लिए थी। मेरा कोई इस किस्म का एजेंडा नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन रन करूंगी। लेकिन उन 10 वीक्स बल्कि 9th वीक में मैंने ये फैसला किया कि दूसरों को भी मुझे help। जो खैर अल्लाह ताला ने अता की है ना, कितनी सारी औरतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो सेम मसाइल, सेम किस्म के माइंडसेट, सेम किस्म की स्टोरी लेके सारी जिंदगी जी लेती हैं। तो जो खैर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया वो मैंने बाकियों तक पहुंचानी है। देन आई अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टेड दिस माय प्रोफेशनल जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद तो बिल्डअप होता गया। देन ट्रेन द ट्रेनर एंड एवरीथिंग, जो आगे हम ग्रो करते वंडरफुल। गए। ओके, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है बिल्कुल। तो आपका मेरे साथ रहना क्यों जरूरी है? इसलिए कि आज हम वो बेसिक बातें बिल्डअप करेंगे जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्जेशन को बेहतरीन करेंगी। अगली चीज क्या है? अगर आप भी चाहते हैं ना कि आप मेरी तरह अपनी जिंदगी को बहुत बेस्ट कर लें, तो एक स्टेप ले, अपने आप से एग्रीमेंट करें। बेसिकली मैं अब यही वाली बात समझती हूँ कि जब भी कोई इंसान अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है ना, उसके बाद सारी लाइफ सेट हो जाती है। जब तक अपने साथ कमिटमेंट स्ट्रांग नहीं होती ना, फिर लोग दाएं बाएं बहाने ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए आज, अभी, इस वक्त अपने आप से कमिटमेंट करें कि हम अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इसकी जिम्मेदारी मेरे पेरेंट्स की भी नहीं है जिन्होंने ये शादी की, इसकी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की भी नहीं है जो मेरे साथ इस रिलेशनशिप में है, इसकी जिम्मेदारी मेरे इन लॉज की भी नहीं है जो मेरे आसपास रहते हैं। मेरी जिंदगी है, अल्लाह ताला ने मुझे तन्हा पैदा किया है, मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जब हम ये जिम्मेदारी अपने हाथ पे उठा लेते हैं ना, उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी, आज की हमारी डिस्कशन है किसके लिए? स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए, उन खवातीन के लिए जो शादीशुदा हैं और वो अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी किस्म की कन्वर्सेशन बिल्डअप करना चाहती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन चूंकि कन्वर्सेशन के बेसिक रूल्स सेम से रहते हैं, लिहाजा ये कन्वर्सेशन आपको इसके अलावा बाकी रिलेशनशिप्स के अंदर भी हेल्प करेगी। क्या सिर्फ फॉर एग्जाम्पल खवातीन के लिए बच्चों, है? मैं जाऊं? मैक्सिममली नहीं सर, आप तो मेंटर हैं, आप प्लीज सर मेरी नहीं गाइडलाइन नहीं, के जो लिए। असल में व्हाट आई एम सेइंग इज, मर्द हजरात भी होपफुली ये सुनेंगे, श्योर। तो उनको भी जहन में रखिएगा, क्योंकि उनका भी जो है ना वो कम्युनिक ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बज। तो बिल्कुल कम्युनिकेशन में दोनों का जो है ना वो दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। दैट्स व्हाई आपने जब पार्टनर्स इन पीस हम लोगों ने डिजाइन किया था, तो फोकस यही था ना, दोनों साइड पे काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई होप इंशाल्लाह इससे फायदा खवातीन और मर्द हजरात दोनों को होगा। मेरी ये उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, आ, अब हम आते हैं उस बेसिक बात की तरफ जो इंशाल्लाह आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी कन्वर्जेशन के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा था कि हम पॉइंट वाइज इसको लेके चलेंगे, कि मेरी आवाज अहम है ही क्यों। हम अक्सर लोग कहते हैं ना, हस्बैंड से कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, अब अगर मेरा मुंह सूजा भी हुआ है
तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरा मूड नहीं भी अच्छा, तो आपकी बात तो पूरी हुई है ना, घर में वही हो रहा है ना जो आप कह रहे हैं। क्यों जरूरी है? अच्छा, माइक्स अगरचा म्यूट है, लेकिन आप लोग अपना इनपुट दे सकते हैं चैट्स में, इमोजीज में, इस किस्म किसी भी उसमें आके ना। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी आवाज अहम ही क्यों है, मेरी आवाज मैटर ही क्यों करती है। सबसे अहम बात यह है कि जब हम कन्फ्लिक्ट्स को, अल्लाह ताला ने हर एक की नेचर के अंदर इतना तनव्वो रखा है ना, इतने डिफरेंस रखा है, हर एक की अप्रोच यूनिक अप्रोच है। जिस तरह एक बंदा एक चीज को देख रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरा भी वैसे ही देखे, बल्कि जरूरी ये है कि वो एक अलहदा एंगल से उसको देखेगा। जो कि ये यूनिक अप्रोचेस बाइस खैर भी हैं, लेकिन जब ये यूनिकनेस हम एक टेबल पे लाके डिस्कस नहीं करते ना, तो लोगों को अनहर्ड फीलिंग आने लग जाती है। उनको लगने लगता है कि हमारी फीलिंग्स को ऑब्लाइज नहीं किया जाता, और हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे कन्फ्लिक्ट्स को अंडर द कारपेट डाल दिया जाता है कि बस यार ऊपर से ओके नजर आ रहा है ना, कालीन के अंदर डाल दो, नीचे कर दो, छुप गया सब, ऊपर से सेट हो गया। कालीन के नीचे डालने से कभी कचरा खत्म होता है क्या? खत्म तो उसी वक्त होगा ना जब हम उसे साफ करेंगे। तो ये जो नीचे हम अपने, बाज दफा दिमाग में भी यही काम कर रहे होते हैं कि कालीन के नीचे डाल रहे होते हैं, जब लोग उसको निकालते हैं तो रिजेंटमेंट खत्म होती है। और इस अंडर द कारपेट के जाने की वजह से लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बदगुमानियां आने लग जाती हैं। असल में वो मेरे से प्यार नहीं करता ना, इसलिए, असल में वो मेरे से सुनना ही नहीं। और फिर ये बढ़ते बढ़ते यहां तक जाता है कि वो तो मेरे से शादी ही नहीं करना चाहता था, वो तो फैमिली प्रेशर में कर ली। बहुत कुछ, बहुत कुछ इस किस्म का एक, मतलब नेवर एंडिंग किस्म का लूप बनने शुरू हो जाता है। इसलिए ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि लोग इमोशनल डिसकनेक्शन फील करें। कुछ टाइम के लिए तो शो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल वो है कि अगर कोई भी किसी बंदे को डायबिटीज हो जाए और वो परहेज ना करे, तो क्या होगा? जब तक फिर भी उसका बॉडी सिस्टम काम कर रहा है, कुछ टाइम तो हो सकता है पेन के साथ जैसे भी गुजार ले, उसके बाद सीधा सीधा फॉलेज का अटैक होगा। जाहिर है ब्लड शुगर एकदम से इंक्रीज होगी, कोई ना कोई और लॉस हो जाएगा। बॉडी भी एक लिमिट तक साथ देगी ना। इसलिए इस इमोशनल डिसकनेक्शन की फीलिंग ही दरअसल हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सेकंड बात की तरफ चलते हैं। अगर ये इमोशनल डिसकनेक्शन ना हो, तो फिर कैसे इस इमोशनल डिसकनेक्शन को खत्म किया जाए अगर रिलेशनशिप के अंदर ये आ गया तो? कॉमनली जो बैरियर्स होते हैं ना इसके, डिसकनेक्शन के, जो खवातीन के अंदर पाए जाते हैं और मर्दों के अंदर भी सेम होते हैं, जरा डिफरेंट एंगल से, उसमें लोगों के अपने फियर्स होते हैं। मसलन इस बात का खौफ कि अगर मैं बात करूंगी ना तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी ये वाली बात की थी कि कन्फ्लिक्ट से डरते क्यों हैं? इफ यू हैव अ गोल फॉर अ कन्फ्लिक्ट, तो आए यार। हाँ, कन्फ्लिक्ट को डील फेयरली करना है और एजुकेटेड अंदाज में करना है, लेकिन कन्फ्लिक्ट से डरना क्यों है? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मेरी उम्मत के इख्तलाफ में खैर है। उर्दू अगर हम करें कन्फ्लिक्ट की, दैट्स इख्तलाफ। तो अल्लाह ताला ने हमारे इख्तलाफ में खैर रखी है, क्योंकि एक पिक्चर मैं देख रही हूँ, एक पिक्चर मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। जब हम उसको एक पेज पे लाएंगे, तो हो सकता है जो पिक्चर मैं नहीं देख रही, जो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, वो पिक्चर ज्यादा बड़ी हो बनिस्बत उसके जो पिक्चर मुझे दिख रही है। और जब मैं उसको बाइसिस के बगैर देखूंगी, तो मैं कह दूंगी हाँ यार आपकी बात ठीक है, यही कर लेते हैं। तो बेसिकली लोगों में फियर होता है कि कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। दूसरी बड़ी चीज जो बैरियर होता है वो पीपल प्लीजिंग का रवैया, क्योंकि हमारे मुआशरे ने भी ये बात बहुत सिखाई है, खसूसन खवातीन को, कि हर किसी को राजी रखना है। भाई राजी रखना क्यों है? हम अल्लाह ताला को राजी रखने के लिए पैदा हुए हैं। हम इस दुनिया के अंदर जिस भी रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाते हैं,
पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, सोसाइटी के अंदर। क्यों चलाते हैं? बिकॉज अल्लाह ताला हैज सेड सो, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हमने किसी इंसान को प्लीज नहीं करना, हमने अल्लाह ताला को प्लीज करना है। इंसान को भी हम इसीलिए प्लीज करना चाहते हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला को प्लीज करना है। इसलिए कहीं पर भी ये नहीं होगा कि इंसान को प्लीज करते हुए मैं अपना नुकसान कर लूं। ये बात क्लियर है ना कि 5 चीजें हराम है मोमिन की मोमिन पे। जान, माल, इर्स, अकल। यानी जिस चीज से उसकी अकल खराब होती हो ना, उसका शऊर खराब होता हो, उसका माइंड, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती हो, वो हराम है मोमिन की मोमिन पर। तो जो चीज मोमिन की मोमिन पर हराम है, क्या ये पॉसिबल है कि वो हम अपनी खराब करने लग जाएं? किसी को खुश करने के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने लग जाएं? या फिर कल्चरल कंडीशनिंग होती है। मसलन हमारे यहाँ ये बात बहुत उर्फ आम में समझी जाती है कि जी हस्बैंड के सामने बिल्कुल खामोश रहना है, एटलीस्ट 5 6 7 साल तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल कोई अपनी राय नहीं देनी। इन 5 6 7 सालों के अंदर सारी किस्म की नॉर्म सेटिंग हो चुकी होती है जिसमें वो खातून नहीं बोली थी। उन जब 7 8 9 सालों के बाद खातून बोलना शुरू करती है तो हस्बैंड भी आगे से एतराज शुरू, अब तुम वैसी नहीं रही जैसी तुम पहले थी। और ये कल्चरल कंडीशनिंग कहीं से भी हमें सुन्नत से नहीं मिलती। मसलन हम हज़रत आयशा के साथ देखते हैं, हज़रत आयशा का हार गुम गया, सफर था, नबी अलैहिस्सलाम ने सारा काफिला रुकवा दिया, सब ढूंढ रहे हैं जी, हज़रत आयशा का हार गुम गया। और इसी दौरान में नमाज लेट हो गई। आप देखें नमाज किस कदर अहम इबादत है। खौफ की हालत में, कोई भी कंडीशन है, हज पे हैं, सफर में हैं, जंगों में हैं, कहीं नहीं ऐसा मौका आता, लेकिन उस हार के पीछे नमाज लेट हो गई। और फिर नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए हज़रत आयशा की गोद में, तो हज़रत अबू बकर आते हैं और हज़रत आयशा को कचौका लगाते हैं। एक रिवायत में आता है हज़रत आयशा कहती है मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन चूंकि नबी सब मेरी गोद में थे ना, इसलिए मैं पत्थर की बनी बैठी रही। और एक और रिवायत में आता है कि उन्होंने हाथ से इशारा किया कि आप मुझे कुछ ना कहें, अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दिया। और एक यानी ये जो कल्चरल कंडीशनिंग है कि खामन को बिल्कुल नहीं कुछ भी अपना शो करना, कोई इमोशन, कोई पसंद नापसंद, ये हमारा अपना खुद साख्ता एक तसव्वुर है, दीन से हमें नहीं मिलता। जैसे हज़रत आयशा उस वक्त शेर हो चुकी थी। अगली चीज क्या है? गिल्ट। लोग जब गिल्ट महसूस करते हैं अपने पास्ट का, तो फिर वो अपनी चीजों को दूसरों के सामने लाते हुए भी डरते हैं। उनको लगता है कि हम जो ये फील कर रहे हैं ना, मुझे तो हमेशा ऐसा ही महसूस होता है और बाद में मुझे अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बेसिकली इसका ताल्लुक लोगों के पास्ट से होता है। अभी हाल में ही मेरे पास एक क्लाइंट आई, शी वॉज एट द 55th ईयर ऑफ हर एज, और वो मेरे पास कोचिंग के लिए आई। आई वो बेसिकली गिल्ट को लेके। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी खराब हो गई और सब कुछ सेट था, एवरीथिंग वाज वंडरफुल, लेकिन मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने अपनी बेटी की शादी क्यों की? उसकी बहुत ख्वाहिश नहीं थी, उसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। अगर मैं ना करती तो वो उसकी जिंदगी तबाह ना होती, अगर मैं ये ना करती, अगर वो ना करती। मैंने कहा अच्छा, और क्या महसूस होता है, और क्या इमोशंस है? उन्होंने कहा और कुछ भी नहीं, बस मुझे बहुत गिल्ट है, मेरे बच्चे मुझे गिल्ट देते हैं, मैं खुद खुद को गिल्ट देती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे गिल्ट देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप बेशक ये बात कह रही हैं कि और कुछ नहीं फील होता, लेकिन आंटी इस गिल्ट की वजह से फिर आप को कुछ फियर्स भी होंगे कि असल में मुझे ये खौफ है, इसलिए मैंने तब भी किया था और मैं अभी भी करना चाहती हूँ। कहती है हाँ वाकई बहुत फियर्स है मुझे। और मैंने कहा जब वो हावी होते हैं फिर आप सैड भी फील करती हैं? उनका हाँ मैं बहुत सैड फील करती हूँ। मैंने कहा और फिर जब आप सैड फील करती हैं और फिर कभी किसी किसी किस्म से कोई भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो बिल्कुल वो इमोशनल eruption वाला मामला होता है और उसमें एंगर शो होता है, क्योंकि आप रिएक्ट कर जाती हैं। कहती हैं एग्जैक्टली आपके अल्फाज मेरे बच्चों के अल्फाज हैं। आजकल वो मुझे यही कहते हैं कि आप हमारे सामने एक वोल्केनो की तरह फटती हैं, आप ऐसे एंगर शो करती हैं जैसा आपने सारी जिंदगी।
तो बेसिकली ये कुछ कनेक्टेड किस्म के इमोशंस हैं जो लोगों के पास्ट में, इस पहले भी जब मैं इस पे बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिकली कोचेस मेरी बात सेकंड करेंगे कि ये इमोशंस डेवलप होना शुरू लोगों के बचपन में होते हैं, बिफोर 7 इयर्स। अब जब ये बात क्लाइंट के सामने आती है, वो कहते हैं नहीं, वी हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड। एग्जैक्टली, कोई पेरेंट्स भी जानबूझकर अपने बच्चों का चाइल्डहुड खराब नहीं करते, वो अपना एक्सेलेंसी देते हैं बच्चों को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे कभी भी, कोई बच्चा भी ऐसा हो कि वो उसने कभी सैड ही ना फील किया हो। हत्ता ये कि एक स्पेसिफिक इमोशन, एक स्पेसिफिक बंदा दो डिफरेंट टाइम्स के अंदर दो डिफरेंट इंटेंसिटीज से फील करता है। और ये नहीं हो सकता कि हम उससे कहें कि यार पिछली दफा तो तुम दुखी नहीं हुए थे और अब क्यों हो रहे हो। दैट्स ऑल द स्टेट ऑफ माइंड। जिस स्टेट में उस वक्त हो सकता है कि वो फिजियोलॉजी के एतबार से उसका पूरा सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा। पिछली दफा ही वाज गुड, मेंटल हेल्थ भी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था, उसमें ये बात आई, उसने इतनी नहीं ली। दूसरी दफा माहौल भी ऐसा था, बात भी ऐसी आई, वो एम्पलीफाई हो गई। इस मामले के लिए मैं सबसे कहूंगी, हायर अ कोच और अपने पास्ट को रिजॉल्व करें। इसलिए कि जब तक हम अपने एंगर, सैडनेस, अपने फियर्स को खत्म नहीं करते, गिल्ट को खत्म नहीं करते, और इस फीलिंग को खत्म नहीं करते कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हम ये डिजर्व नहीं करते थे, अच्छा नहीं हुआ जिंदगी में हमारे साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अंडर द कारपेट ये इमोशंस हो और ऊपर हमारा कमरा चमक रहा हो। उस अंडर द कारपेट इमोशन की रॉटन स्मेल जरूर उस कमरे में रहेगी। लिहाजा हायर अ कोच और इन इमोशंस को रिजॉल्व करें। अगली चीज, ये तो बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि बहुत नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं कि अगर हम कभी भी खामोश रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी, जिंदगी में हमेशा हम स्ट्रांग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर खवातीन हैं, उनके बहुत सारे साइकिल्स हैं जो बायोलॉजिकल हैं, कभी वो ऊपर अच्छा फील कर रही हैं, कभी लो फील कर रही हैं। इसी तरह मर्दों के साथ भी है, कभी बिजनेस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बाहर की स्ट्रेस है। इवन इवन ये कि रशी ड्राइव करके आए हैं बहुत रश आवर्स के अंदर, वो स्ट्रेस है। इन तमाम हालात के अंदर कनेक्शन है जो उसकी इंटेंसिटी को फौरन नीचे ले आता है। अगर वो कनेक्शन नहीं रहेगा स्पाउस का आपस में, तो सिर्फ वाइफ के अंदर नहीं, हस्बैंड के अंदर भी एक अनहर्ट की फीलिंग आएगी। और वो अनहर्ट की फीलिंग उनके रिलेशनशिप को सिर्फ तबाह नहीं करेगी, कई ज्यादा गंदे तरीके से वो उनकी औलाद के रिलेशनशिप्स को भी खराब करेगी। जो बच्चे पेरेंट्स को देख रहे हैं ना कि वो इतने मतलब कनेक्शन उनका लूज है, इतना दूर है खुद से, वो यही अपने जहन के अंदर आइडियल, हर बच्चे के लिए वालिदैन आइडियल होते हैं, वो अपने जहन में यही नक्शा बिठा रहे हैं कि आइडियल रिलेशनशिप के अंदर ना बीवी के इमोशंस को वेलकम नहीं किया जाता। वो यही नक्शा अपने जहन के अंदर बिठा रहे हैं कि आइडियल रिलेशनशिप के अंदर ना हस्बैंड को इतना भाव नहीं देना होता। या वो यही नक्शा जहन में बिठा रहे हैं कि अगर मैं कल बीवी लाऊंगा ना, तो बस मुझे अच्छे अच्छे मौकों पे तो उसके साथ अच्छा अच्छा रहना है, लेकिन उसके टफ टाइम में छोड़ देना है। यानी एक लूप बन रहा है, पूरी नस्ल के अंदर अब ये बात चलेगी। इस सब को स्टॉप करना चाहते हैं तो लाजिम है कि अपना जो कम्युनिकेशन है ना वो बेस्ट हो। एक हमारे पास जो कल्चरल कंडीशनिंग है वो ये है कि पार्टनर्स अपना रिलेशनशिप जो है ना, अच्छा वाला, ट्रस्ट वाला, हम सब मोस्टली लोग यहाँ पे चूंकि मैरिड हैं वो समझते होंगे कि ठीक है, रफ पैचेस भी आते हैं लेकिन अच्छे पैचेस भी आते हैं। तो जब जब अच्छे पैचेस आते हैं तो उस तमाम तर बातों को कमरे के अंदर बंद रखा जाता है।
या बहुत सीक्रेट रखा जाता है, और उसके ऊपर हमारा मीडिया भी यही किरदार अदा करता है। मसलन ड्रामों में अक्सर ये सुनने को मिलता है, तुम बीवी के साथ कैसे बैठ गए, तुम्हें नहीं पता घर में जवान बहन भी मौजूद है। तो भाई जवान बहन मौजूद है तो उसको भी पता होना चाहिए, पार्टनर से ऐसा ही रिलेशनशिप होता है। और अगर अनमैरिड लोग साथ फिर रहे हो या ड्रामा ये दिखा रहे हो तो हम कहते हैं कि यार वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना। तो हमें अपनी सोच को वो बनाना है जो हमें शरीयत ने बताई है। जब लोग अपने अच्छी वाली लाइफ को बंद दरवाजों के पीछे, अलबत्ता लड़ाइयां करनी है तो उसकी 101 लैंग्वेजेस हैं जो सबके सामने भी हैं, बच्चों के सामने भी हैं, और वो सब कुछ आता है। बच्चे जब एक साइड देख रहे होते हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो इस जहन में अक्सर ये स्टोरी बनाते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स थे, अपेरेंटली सब ठीक था, हस्बैंड की जॉब भी है, सारा कुछ है, अच्छी जॉब है, हस्बैंड भी अच्छा केयर करता है, मसाइल कहाँ है। पूरे उसके बाद हिस्ट्री के बाद समझ आई कि ये जो इनके साथ अपनी फैमिली से ट्रॉमा आ रहा है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी पेरेंट्स को ऐसा ही देखा है। इत्तफाकन कुछ अरसे बाद उनकी वालिदा भी आई, सेम इश्यूज के साथ, अल्फाज भी सेम ही थे। जब उनके साथ मामला हुआ, बात हुई, तो स्टोरी ये डिस्क्लोज हुई कि वालिदा के पास अच्छे इवेंट्स भी हैं, लेकिन हया और सत्रो हिजाब और पर्दे के उसके अंदर वो अच्छे इवेंट्स उन्होंने बिल्कुल ही प्राइवेटाइज रखे हुए, अपनी बिल्कुल प्राइवेट रखे हुए। मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत सामने आए, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि उसका एक जायज हद तक इजहार नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया है। मसलन ये कि जब हार ढूंढ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि आयशा की गोद में सर रख के सो रहे हैं, कितना बोल्ड किस्म का एक्सप्रेशन है। क्या अपने ससुराल के अंदर बैठ के ये पॉसिबल है कि खवातीन की गोद में वो बेटा सर रख के लेटा हो? क्या कहा जाएगा उसको? बस ये सोच लें, ये कल्चरल कंडीशनिंग हमने खत्म करनी है अगर हम अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है, ना मर्जी कल्चर की है, मर्जी अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने अब जो बात कहनी थी उसकी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रसूल भेजा, और उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया। तो जब हम इस किस्म की साइलेंस फेस करते हैं अपनी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, दोनों की सूरत में नुकसान दोनों का होता है। क्योंकि रिलेशनशिप को बेस्ट तौर पे चलाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो दोनों की जिम्मेदारी है, और दोनों की मुकम्मल जिम्मेदारी है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि मैं इसलिए खामोश होगी क्योंकि मेरा खामन मुझे खामोश करना चाहता था। नहीं भाई, अगर वो आपको खामोश करना चाहता था तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि इसके पीछे उसका कोई पास्ट है, बजाय इसके कि वो तो आजकल ये तो मीम ही बन गई है ना कि हमें मर्ज से लड़ना है, मरीज से नहीं। तो वैसी वाली लड़ाई नहीं करनी, अच्छी वाली अच्छे अंदाज में कि उसके साथ मिल के उसका पास्ट रिजॉल्व करना है। और अल्लाह का एहसान है कि अब हमारे पास बहुत सारे कोचेस हैं जो इस काम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भी हमारे पास इवन वफा, आकिफा खुद अब एक वंडरफुल कोच हैं, और बहुत सारे कोचेस इस वक्त हमें, मुझे इस वक्त दिख नहीं रहे उनके नाम, तो मौजूद हैं जो आप कोप के प्लेटफॉर्म पे जब भी राब्ता करें उनसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात यह है कि अच्छा साइलेंस नहीं रखना, तो जब बात करनी है तो पहली चीज है कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कैसे डेवलप करें कॉन्फिडेंस? अब जब पार्टनर, ये तो तय हो गया ना, इकट्ठे हैं भाई इस बात तक कि जी खामोश नहीं रह सकते, रिलेशनशिप यूं नहीं चल रहा, इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं तो थम्स अप दे दें, फिर हम अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि अब हमने अगर कॉन्फिडेंस से बात करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। ये भी एक बड़ा स्टेप एकदम से उठाना लोगों के लिए मुश्किल होता है कि आज तक कभी बात की नहीं, आज तक हमेशा से वो सर्दमहरी ही छाई हुई थी, अब मैं एकदम से बात करूं तो क्या करूं? ठीक है, पहली दफा ना बहुत बड़ी इमोशनल तकरीर करें, एक जुमले से शुरू करें, इजहार करें जो भी फील कर रहे हैं।
अपने पूरे थ्रू आउट कोचिंग करियर के अंदर सिर्फ एक खातून से मैं मिली हूं अब तक, जिनकी मैरिज को लेकर मुझे भी लगा कि यार ये इस दुनिया पे जन्नत की नजीर है। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता करे। और उन्होंने खुद मुझसे ये वाली बात कही कि मेरे इस रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने में ना यार मेरी मदर इन लॉ ने बड़ा हेल्प की है। जो मैं पिछली बात कर रही थी ना कि जब हम आपस में टूटते हैं तो बच्चे वो सीखते हैं। कहती हैं उन्होंने टफ टाइम देखा था अपने पार्टनर की तरफ से, वो बताती हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो वो मेरे मियाँ को कभी अकेले बैठने भी नहीं देती थी। यानी बहुत प्रेशर के अंदाज में नहीं, हल्के फुल्के अंदाज में वो कहती थी, बेटा तुम अपनी बीवी के साथ ही सजते हो, उसके साथ बैठा करो। नहीं तुम यहाँ बैठो, जरूर बैठो, लेकिन बीवी के साथ बैठो, सजते तुम उसी के साथ हो। तुम्हें उसके साथ देख के जो दिल ठंडा होता है वो कभी नहीं होता। इस किस्म के जुमले ने यानी मुख्तलिफ उन्होंने जुमले बताए कि वो अक्सर ये कहती थी, ऐसे कहती थी। फिर उन्होंने एक टाइम आया कि उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि नहीं यार तुम अपना इंडिपेंडेंट सेटअप करो। तो हमने कहीं नहीं आना होता, मैं सारी जिंदगी से एक घर में गुजार लिया, मैं कहीं ना जाऊं, तुम अपना घर अलहदा करो, फिर मैं तुम्हारे पास रहने आऊंगी और फला फला। यानी एक हिकमत के साथ उन्होंने अपने बच्चे को उस नेगेटिव किस्म के वो जो अफेक्ट था जो फादर की तरफ से आया था उससे निकाला। इससे ये बात समझ आती है कि ये बात पॉसिबल है, कर सकते हैं ना मैं और आप ऐसे। ठीक है, मान लिया हमारे साथ एक ऐसा मामला पेश आ गया कि लोग समझते हैं कि नहीं हमारी मैरिज अच्छी नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो खैर मुझे नहीं मिली मैं कोशिश करके देख लूं कि वो खैर किसी दूसरे को मिल जाए। जब दूसरे को मिलेगी तो उसकी ऑटोमेटिकली, आपने सीबी की वो सुनी होगी रिपल इफेक्ट वाली टॉक, कि रिपल इफेक्ट में मुझे भी आया वो खैर दोबारा मिलेगी इंशाल्लाह। तो पहली चीज ये है कि छोटे छोटे टास्क लें, छोटी छोटी बातें लें और उस पे इजहार करना शुरू करें। यार आप, कल आपने शवारमा खिलाया था ना, मजा ही आ गया था। या कल आपने तारीफ की, मेरी थकावट ही उतर गई, खाना जो आपने खाने की तारीफ की मेरी थकावट ही उतर गई। बहुत छोटे छोटे टास्क से प्रैक्टिस करना शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे की राहें आसान करते जाएंगे। दूसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जो कि शायद सबसे बुनियादी चीज है, सेल्फ अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने शुरू में अपनी स्टोरी सुनाई कि जब गैस लाइटिंग होती थी मैंने भी मान लिया कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो मेरी सहेली मुझे ये ना कहती तो शायद मैं कितना सारा और वक्त जाया करती इस बात को सोच सोच के। लेकिन जो ही मैंने सेल्फ अवेयर हुई तो मुझे पता चला कि यार मैं तो इससे पहले के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो मुझे पता था कि मैंने तन्हा लिए हैं, एंड थैंक्स टू माय फैमिली। मतलब मेरे फादर बहुत एक्सेप्टिंग थे इस लिहाज से कि अगर यानी हर किस्म के इख्तलाफ को, चाहे वो सियासी हो किसी भी किस्म का हो, वो वेलकम करते थे। तो ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कॉन्फिडेंट लाइफ जी है। और जो ही सेल्फ अवेयरनेस मेरे पास आई, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या चाहती हूं अपनी जिंदगी से, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और अब अगर कोई खड़ा होके मुझे कहता है कि आपको क्या पता रिलेशनशिप के बारे में, तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बल्कि दिल में ये फीलिंग आ रही होती है कि हो सकता है, या समटाइम्स ये फीलिंग आती है कि आपको इस स्टेज पे पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे रास्तों से गुजरना है। या कभी ये फीलिंग आती है कि हाँ यार 6 साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। यानी दूसरे की सिचुएशन समझ आ रही होती है जो ही हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस आती है। अगली चीज है आई स्टेटमेंट्स। ये बात मैंने अपने पिछले वेबिनार में भी कही थी कि जब भी हम बात करें हम दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग ना करें, आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप ये करते हैं, यार मुझे अच्छा नहीं लगता ये होने से, या मुझे इस चीज के बारे में ये फील होता है। आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल, क्योंकि जब हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं ना एक ही बात पे, आप हमेशा गीला टॉवल क्यों रख देते हैं बेड पे?
अगला एक डिफेंसिव मोड में जाता है कि ये मेरी तरफ इशारा कर रही है। और वही चीज अगर इस तरह से कही जाए कि यार मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ये गीला टॉवल बेड पे रख देते हैं, तो अगला समझ जाता है कि यार मैं कोई हीरो हूं और मेरे काम के इफेक्ट में इसके ऊपर मेरे काम की वजह से इस पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो फौरी तौर पे उसको चेंज करने की कोशिश करता है। अगली चीज है, काम रह के बात करें, अपने इमोशंस को मैनेज करें। और अपने इमोशंस कब मैनेज होते हैं, जो मैंने आपसे पिछले पॉइंट में बात की, कि जब हम अपना पास्ट रिजॉल्व करते हैं। सिचुएशन को इमोशनली इंटेलिजेंटली हैंडल ना करना ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल अगर कोई नहीं करता ना, तो उसके पीछे और कोई वजह नहीं होती सवाए इसके कि लोगों ने अपना पास्ट रिजॉल्व नहीं किया होता। लिहाजा वर्क विद अ कोच, किसी कोच के साथ काम करें। इवन यू हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ कोचेस टेबल, इसके ऊपर इवन यू कैन मेंशन मी, आप मेरे से बात कर सकती हैं, मेरे से हम सब कोचेस वहां पर मौजूद हैं। आप किसी के साथ भी, आप ही की सहूलत के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप यहाँ पे भी आके डिस्कशन कर सकती हैं। अब वो हमारी डिस्कशन का पॉइंट आया जिसके लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, वो ये कि हम कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस करें कैसे। कोई अपना इनपुट देना चाहेगा, हम कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस कैसे करें? अच्छा अगर सारा, नहीं अभी तक देना आपने जो चाहोगे, बातें कही हैं अगर वो एक दफा रिपीट कर दें तो हमने पहले क्या करना है। सेल्फ अवेयरनेस आपने बताया। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। हम्म। दूसरी चीज है स्टार्ट स्मॉल, छोटे स्टेप्स लें। हम्म। गुड। तीसरी चीज है आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। ओके, वंडरफुल। चौथी चीज है कि अपने इमोशंस को मैनेज करें, स्टे काम। अच्छा जी। इफ आई मे यहाँ पे एक छोटा सा रेज ऑफ हैंड से अगर हम ले लें, हाउ मेनी ऑफ अस थिंक्स दैट वी आर सेल्फ अवेयर राइट नाउ। आपके पास नीचे जो है रिएक्ट का एक बटन होगा आपके स्क्रीन पे, उस रिएक्ट से यू कैन रेज योर हैंड एंड शो अस कि सेल्फ अवेयरनेस हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमें है। कोचेस तो हाथ उठा रहे हैं, विच आई एम रियली हैप्पी फॉर। बाकी लोग, सो यू गॉट लाइक 7 पीपल ओवर हियर हु गॉट अ, अच्छा देखिए 13। 13 हो गए माशाल्लाह, सही है। 83 में से 13। अच्छा, जो लोग थम्स 15। डाउन दे रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस आती वहीं से है कि जिस वक्त हम समझ लेते हैं ना कि हमें अपने बारे में शायद किसी चीज का इल्म नहीं है, वही स्टार्ट है सेल्फ अवेयरनेस। जहां हमें पता लग गया कि यार अपने बारे में कोई चीज है जिसको मैंने जानना है, तो वहीं से वो रास्ता शुरू होता है जो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ या खुद शनासी की तरफ लेके जाता है। तो आई थिंक ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे कोचेस देंगे जो माशाल्लाह सेल्फ अवेयर हैं। और जो लोग नहीं हैं, वो जरा बताएं कि आपको क्यों लगता है या क्या लगता है कि आप अगर खुद को नहीं पहचाने, अभी तक खुद को नहीं जाने, क्योंकि अपने साथ जितना टाइम गुजारा है उतना तो किसी के साथ भी नहीं गुजारा। ऐसा ही है ना, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव स्पेंट विथ योर सेल्फ इज मोर देन द टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद एनीवन एल्स। तो यार आयशा, सेल्फ अवेयरनेस ये है कि अपने बारे में आपको, आप अपने आप को समझते हो कि नहीं समझते, आप कितना खुद शनास हो अपने आप को। जैसे सारा ने बताया कि वो जब अ, शादी होके गई तो वो एक अपने एक रोल में इतना खो गई थी कि जब पुरानी अपनी किसी दोस्त से मिली तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें याद है तुम कौन हो, दरअसल तुम कौन हो। गोल्ड मेडलिस्ट, हाई एक्टिविटी, डिसीजन लेने वाली, लीड करने वाली, कहाँ है वो सारा। तो याद आया कि यार मैं तो अपने आप को ही भूल गई। तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप से, अपनी जात से कनेक्टेड है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो, और ये मैं वैसे भी अगर मैं कोचिंग कर रहा होता हूँ या कहीं बात करने का भी मौका मिलता है तो ये जरूर मैं कहता हूँ कि अपना एक चेक रखें कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथ खामोशी में वक्त गुजार सकते हैं, विदाउट फोन्स, विदाउट टेलीविजन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मेजोरिटी आज के दौर में लोग अगर अपने साथ खाली बैठ जाएं तो उनको अपने आप से वहशत होने लगती है। बहुत बड़ा साइन है कि खुद से जो दोस्ती होनी थी ना, या खुद से जो दोस्ती होती है, वो कहीं खो बैठे। तो खैर, जस्ट अ स्मॉल चेक कि हम देखें कि हम में से कितने लोग अपने आप को सेल्फ अवेयर जानते हैं, और जो नहीं जानते, आप लोगों के लिए ये मौका है, आज का दिन है कि जिसमें आगे जाके आप सोचें तो शायद आपसे कोई पूछे तो वो हो गया ये वक्त था कि जहाँ पे खुद शनासी का रास्ता दिखा था मुझे।
चॉइस आपकी है उस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना। जितने लोगों को लगता है ना कि यार नहीं, आई एम नॉट सेल्फ अवेयर राइट नाउ, अब आपके ऊपर है कि आप उसके लिए क्या कदम उठाते हैं। सारा ने जैसे बोला कि अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो कोचिंग ले, नहीं ले सकते ग्रुप पे राब्ता करें, वो भी नहीं है तो अपने साथ वक्त गुजारना तो शुरू करें, अपनी सोच को एक्सप्लोर तो करें कि आपकी असल में सोच है क्या। बहुत सी दफा खवातीन ये गलती कर रही होती हैं कि दे गेट इनटू अ रोल एंड दे लूज देमसेल्फ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिन लोगों के लिए वो अपने आप को पीछे रख रही होती है, फायदा उनका भी नहीं हो रहा होता। इफ अ बिल्कुल वुमन सही है। और अ मैन, नॉट जस्ट women, दैट्स फॉर men as well, and by the way ये सेशंस कहीं पे भी ऐसा अनाउंस नहीं होता कि दिस इज ओनली फॉर women। पता नहीं क्यों मर्द हजरात आते नहीं, राइट, एंड दैट्स समथिंग दैट आई फील आई नीड टू पर्सनली वर्क ऑन इवन मोर, कि मेंस अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, बिकॉज जिम्मेदारी 100% दोनों तरफ। खैर, जिसकी वजह से हम अपने हम्म। आप को बैक बर्नर पे डाल रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान भी उन्हीं लोगों का हो रहा हो। मैंने देखा है कि खवातीन अपनी औलाद के, अपने घर के लिए अपनी नीड्स को पीछे रख रही होती हैं, और उन नीड्स को पूरी ना होने के रिजल्ट में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है, सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत में वो ये काम कर रही हो। अनलेस बिल्कुल। आप अपने आप को पहचाने, अपने ऊपर वक्त गुजारें, आप जब तक खुश नहीं होगे तब तक आप किसी और को खुश कैसे रख सकते, राइट। तो जैसे सारा ने कहा, अगेन बिफोर हैंड इट ऑफ टू सारा अगेन, एक मैं ये देखना चाह रहा था कि हम में से कितने लोग हैं जो सेल्फ अवेयर हैं। तो हमने देखा कि चलो 15 16 17 लोगों तक हैं ऐसे जो कि माशाल्लाह सेल्फ अवेयर हैं। बाकी सबसे मेरी इल्तिजा ये है कि जरूरी नहीं है खर्चा करें, जरूरी नहीं है हमारे पास आए, मगर कोई कदम रोज जरूर उठाएं अपने साथ वक्त गुजारने का, अपने आप को समझने का, अपने लिए कुछ करने का, राइट। बिल्कुल। एंड उसके साथ जो है वो सारा, आई हैंड इट ओवर टू यू। और जो बातें आएंगी प्लीज आपके, मैं चैट साथ साथ पढ़ रहा हूँ। वंस सारा इज डन, जैसे हमारे सेशन आई थिंक अगले 10 15 मिनट में जो टॉपिक है वो रैप अप होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह कन्वर्सेशंस भी करेंगे आप लोगों के साथ। जो इंडिविजुअल सेशंस हैं उनको भी सारा भी आंसर करेंगी, मैं भी, और कोचेस भी हैं, अगर उनसे कोई सवाल होगा तो सारा प्लीज, आई थिंक, श्योर। थैंक यू। श्योर। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की अब कन्वर्जेशन हम करें कैसे। ये तो समझ लिया कि करना जरूरी है, छोड़ा भी नहीं जा सकता, कैसे शुरू की जाए। अब उसका मयार क्या है, कैसे होती है, होनी कैसे चाहिए। देखिए, उसके लिए बेस्ट रूल हमें सीरत ने दिया। क्या? नबी साहब ने फरमाया था ना कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अयाल के लिए बेहतर है, अपने घर वालों के लिए बेस्ट है। इस पे तो हमारे यहाँ अक्सर मजाक चलता है ना, यानी मैं भी अपने हस्बैंड से कहती होती हूँ, सोच लें ये कुछ करने से पहले आपकी बख्शिश की गवाही मैंने देनी है, इसलिए मेरे से बना के रखें। तो दैट वाज अ जोक इन फैक्ट। तो नबी सल्लल्लाहु ने यही कहा कि तुम में से बेहतर वो है, ये नहीं कहा कि वो मर्द बेहतर है जो अपने अयाल के लिए बेहतर है। वो मर्द भी और वो औरत भी बेहतर वही है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। किसी किस्म का जेंडर का कोई इसमें मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर में मैं भी कोच नहीं हूं, कोई मुझे कोच की हैसियत से नहीं लेता, किसी डॉक्टर इंजीनियर को कोई घर में कोच की हैसियत से नहीं लेता। किसी भी आप प्रोफेशन पे चले जाएं, कोई भी प्रोफेशनली घर में अपनी प्रोफेशन की हैसियत से नहीं जाना जाता। वो घर के अंदर अपने रोल, शोहर, बीवी, बेटी, माँ, इन हैसियतों में जाना जाता है। How I handle that my role is exactly who I am. जितने बेहतर तरीके से मैं अपने उस रोल को डील करती हूँ, ये उस चीज का सबूत है कि मैं अपने घर वालों के लिए कितनी बेहतर हूँ। हाँ, कोच अच्छा हूँ, हो सकता है बाहर बहुत खैर हो जाए, लेकिन घर वालों के लिए बेहतर वही होगी कि जिस रोल में मैं घर में हूँ, जब वो बेस्ट होगा तो घर वालों के लिए बेस्ट होंगी। और उसको कैसे करना है, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें भी बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की सबसे पहले, यानी सेल्फ अवेयरनेस को हम कहीं नहीं छोड़ सकते। घर में भी रोल बेहतर करना है ना, तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे पता हो मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी अरसे के दौरान, उस वक्त तक मैं अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग माँ थी। इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग माँ के जो अपने बच्चे को कोई भी
टाइम वेस्ट करने का सेकंड भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे यही बात समझ आई थी कि यार मोहब्बत का मतलब है सैक्रिफाइस, ये पुराने दौर का नारा मैंने यही सीखा था, यही पता था। इस सारे टाइम में समझ ही आई बात कि यार मेरा ट्रिगर है आवाज। आवाज ऊंची आती है ना तो बस मेरी बस हो जाती है, मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरी हर किस्म की चीज के ऊपर वो अफेक्ट डालती है। अच्छा जी, वफा, इफ यूड लाइक टू जॉइन अस फॉर द कन्वर्सेशन, आपके ग्रुप से भी, एंड आई एम श्योर योर ग्रुप इज जॉइंड अस हियर, ये वाली चीज आई थी ना, तो व्हाट इज देयर समथिंग जो अभी तक शायद कवर ना हुआ हो, जो दैट यू वुड लाइक फॉर अस टू डिस्कस मूविंग फॉरवर्ड? वफा, यू है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। यही बात कि सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं आई एम द वन जिसकी मैं अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ चीजों को बदलने की। सामने वाला बदल जाए या ना बदले वो मेरा मसला नहीं है। जो चीजें मैं यप। परसीव कर रही हूँ वो मुझे देखनी है कि मैं कैसे ले रही हूँ। तो यहाँ मेरे ग्रुप का अभी जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो सारी यही थी। यार अब देखो, दो चीजें हैं, वो जो बात वफा कर रही थी ना, वो बहुत जरूरी है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होना चाहिए जो है ना, या अगर ऐसा हो जाए तो, या उनको ऐसा करना चाहिए। इंटाइटलमेंट ट्रैप कहता हूँ मैं ऐसे, कि इंसान इसमें फंस जाता है ना कि यार उनको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए था। अब देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास। एनी डे, एनी वे, एनीथिंग हैपेंस। अब अगर हम रह रहे हैं कुछ लोगों के साथ, पहली बात तो ये मान लें कि अगर वो बदल गए तो गनीमत, वरना उन्होंने नहीं बदलना। ठीक। और इस सिचुएशन में अब देखें कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो इफ यू लिविंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हमारे साथ कोई पार्टनर है, अगर हम शादीशुदा हैं, या अगर हम घर वालों के साथ रह रहे हैं, इवन अनमैरिड पीपल अगर इस ग्रुप में है, तो होता है ना कि वालिदैन के साथ रह रहे हैं, भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, किसी ने नहीं बदलना, ये बात मान लें। और कहें अब हमारे पास दो ऑप्शन, ईदर वी चेंज समथिंग इन आवर सेल्फ, या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना रिएक्शन, अपने एक्शंस, अपना रिस्पॉन्स बदल दें, या हम वैसे ही जीते रहें जैसे हम जी रहे। सेल्फ अवेयरनेस की भी जो बात की है, सारा ने कहा कि सारा ने भी जब देखा, सोचा, तो उनके पास भी ऑप्शन थी ना। या तो वो कोई कदम उठाती, या वो जीती रहती कि यार अब सही है, मैं थी ऐसी, अब नहीं हूं, अब तो बस ऐसा ही चलेगा। एट एवरी मोमेंट इन योर लाइफ यू आर गिवन दीज टू चॉइसेस, ये दो राह आपके पास हर रोज, हर लम्हे आता है कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना। द थिंग इज, कोई और बदले या ना बदले, वो हमारे हाथ में है क्या? कितने लोगों को लगता है कि हमारे बिल्कुल हाथ सही। में है किसी और को बदलना? किसी को भी ऐसा लगता है? रुकैया को लगता है? नहीं, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया जल्दी से, नहीं नहीं, नॉट रियली। तो जब हम किसी और को बदल ही नहीं सकते, तो उस पर फोकस क्या करना? अपने रिएक्शंस। देखें, वही बात जो किसी करीबी इंसान की या सास की कहीं भी बुरी लगती है, कोई राह चलते हुए मजनून या पागल कह दे तो नहीं लगेगी। तो मसला ताकत बात में नहीं, ताकत हमारे रिस्पॉन्स में थी। सो व्हाट यू नीड टू डिसाइड टुडे टू मेक अ चेंज इज, यार अब अपने आप को बदल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना। सास नहीं बदलेंगी, शौहर नहीं बदलेंगे, बच्चे जैसे हैं। और क्या बदलाव मेरे अंदर आ सकते हैं जिससे आई विल बी ओके विद इट, एंड इमेजिन हाउ गुड इट फील्स अगर आपको वो चीजें बुरी लगना ही बंद हो जाए। जितने लोग यहाँ कोचेस हैं, उनका जर्नी यही था। उनका जर्नी कभी भी किसी और को बदलने का नहीं था। हाँ, एज ए रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अड़ोस पड़ोस, करीब करीब वाले भी बदल जाते। मकसद है कि अपनी जिंदगी में अपना कंट्रोल आ जाए, अपने इमोशंस पे हम काबिज तो नहीं, बट अपने इमोशंस से दोस्ती कर लें। आई थिंक सारा इज बैक, तो सारा कैन टेक इट अप फ्रॉम हियर जी इंशाल्लाह। ये कैसे बिल्कुल। करना है, इस पे हम बहुत सारा काम करते हैं, इसी पे सारा भी आगे बताएंगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके भी, अपनी कम्युनिकेशन को बेस्ट करने के, जिसमें से पहला फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस। हमें पता हो ट्रिगर्स कहाँ हैं। जहां पे पता है, अल्लाह ताला ने एक ये मशीनरी बनाई है, हम इसको समझें, यूनिकनेस है, ये ऐसे ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पता है ना यार, गाड़ी का ऑयल चेंज होना है, नहीं करोगे तो क्या होगा। इसी तरह जो ट्रिगर है वो है, तो वहां से अपने आप को बचाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डाइविंग का बड़ा शौक है, छलांगे लगाने का शौक है, लेकिन बगैर एहतियात के ना लगाएंगे तो नुकसान होगा ना, क्योंकि तो इसी तरह बिल्कुल अपने ट्रिगर्स को समझ के उनसे बच के गुजरना है।
एहतियात करनी है उसके मामले में। दूसरी चीज है सेल्फ रेगुलेशन। अवेयरनेस से मामला सब खत्म नहीं होगा, पता चल गया मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अब उसको रेगुलेट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर खवातीन मेरे पास आके कहती हैं कि मेरे मियाँ ये कह देना या मेरी बेगम ये कह देती है ना, मुझ तक रहे ठीक है, मुझे बुरा भला कह ले ठीक, लेकिन जब ये फलानी फलानी बात वो फलाने के बारे में कहती हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के बारे में कहते हैं, या मेरे पेरेंट्स को यूं कहते हैं, या मेरे भाइयों को यूं कहते हैं, वो मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, या वो तो मुझे आंसू आ जाते हैं, या तब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, बेस्ट बात यह है कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए, एटिकेट्स का तकाजा यही है। लेकिन अगर वो कह देते हैं तो आप मुझे बताएं, क्या उनके कहने से आपके पेरेंट्स वो हो गए, या आपका भाई वो बन गया? या तो आपके पास ऑप्शन हो, अगर आपने रहना उसी रिलेशनशिप में है, आप उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते, तो फिर अपनी लाइफ वर्स क्यों करनी, फिर बेहतरी की तरफ सोचे ना। फिर तो आपको पता है कि वैसे गुजरना है जहां से बच बच के गुजरना है, उन चीजों को खराब नहीं करना। इसलिए कि अगर उलझना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो हस्बैंड के साथ मामला तो और खराब होते चले जाएंगे। अभी तो वो पेरेंट्स और उनको बोल रहा है, कल को उनके घर जाके भी बोलेगा और फला फला, उससे आगे बढ़ता जाएगा। और हर चीज से मिसालें हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मौजूद हैं। ताइफ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, नाम बिगाड़े थे, धक्के दिए थे, नबी सम के वालिदैन के बारे में कहा था मजनून और फला फला फला, और बहुत कुछ कहा था। हत्ता ये कि इतनी मेहमान नवाजी की थी कि नबी सम के कदमों मुबारक से खून बह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम की सेल्फ अवेयरनेस का क्या हाल था, फरिश्ता आके कह रहा है आप हुक्म दें अल्लाह के नबी, ये दोनों पहाड़ियां जोड़ दूं। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन कह रही थी नहीं, इनकी नस्लों से वो लोग उठेंगे कि जो इस दावत को समझेंगे। That was self awareness, the best example of self awareness and self regulation. अवेयरनेस तो हर वक्त रहती है, खुद को रेगुलेट उस वक्त करना होता है जिस वक्त कोई मूवमेंट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेशन का ये भी बहुत अहम पार्ट है कि कभी पार्टनर के साथ ना खामखा में अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम में, जब सब सेट हो, तो ये बात भी की जाए कि यार आपको पता है ना कि जब मेरे पास हार्मोनल साइकिल आता है तो खुद भी पता होता है यार मैं गलत कह रही हूँ, उस टाइम पे बस सुन लिया करें यार, मुझे खुद भी पता होता है मैं गलत कह रही हूँ। या कोई कोड वर्ड तय कर लें, या कोई जुमला तय कर लें कि जब मैं ये बात कहूंगी ना तो आपने कहना आज तुम ठीक हो। और बहुत इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब वो खातून बोल रही हैं, इस जुमले को तय करने से हस्बैंड भी हर्ट नहीं हो रहा, और वो ये जुमला बोल के वाइफ भी हर्ट नहीं हो रही, बल्कि उल्टा वाइफ को भी हंसी आ जाती है कि यार इसने पकड़ लिया, आज मैं साइकिल में हूँ। और वो तो हार्मोनल साइकिल है, वो तो आना ही आना है। अगली चीज क्या है, गोल अपना पता हो, जाना कहाँ है, क्या चाहते हैं जिंदगी से। जब लोगों के सामने उनका गोल क्लियर होता है ना, तो फिर दोबारा से उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना आसान होता है। बहुत सारी खवातीन मेरे पास आके कहती हैं बस अब मैं दोबारा इस बंदे के साथ बात नहीं कर, इस पे अब मैं भरोसा नहीं कर सकती, अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती। नबी सम की जिंदगी में हमने क्या देखा, ओहद में कितना बड़ा नुकसान हो गया, मुस्लिम उम्मत का नुकसान हो गया ना, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर ऐलान किया कि दोबारा पलट कर काफिला आ रहा है, कौन कौन जाएगा, और सब शर्मिंदा हैं और सब कह रहे हैं लेकिन अभी हम भी जाएंगे, अब हम भी जाएंगे। यानी ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम बात ही शुरू कर दें। हमारे साथ क्या होता है, मियाँ साहब आज दही लाना भूल गए थे, आपने तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनी, आपको तो कभी मेरी बात अहम लगती नहीं, आपने कभी मेरे कहने पे कुछ किया ही नहीं। भाई एक दफा हुआ ना, एक दफा हुआ, वो मिल्लत का नुकसान था, नबी अलैहिस्सलाम उस पे भी किसी की सरजनिश नहीं कर रहे, माफी का ऐलान कर रहे हैं। अगली चीज क्या, जब इतनी अवेयरनेस, इतनी रेगुलेशन और गोल आपका सेट हो जाएगा, तो अगली चीज आती है एम्पैथी डेवलप करना आसपास वालों के लिए, दूसरे की सिचुएशन समझना। बेसिकली ये वो मौका होता है जब हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर मेरी मदर इन लॉ ऐसा करती है ना, तो इसके पीछे
उनकी इनसिक्योरिटी है, या अगर मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, या अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को देख रहा है तो फिर उसे समझ आती है कि एक्चुअली इस वक्त ये हार्मोनल हो रही है, या इस वक्त ये जो मेडिसिन ले रही है उसका साइड इफेक्ट है, या इस वक्त ये जिस कंडीशन में है मैं इसको समझना चाहिए। ये जो दूसरे के लिए एम्पैथी है ये डेवलप नहीं हो सकती जब तक हम अपने गोल के लिए क्लियर ना हो। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम एक औरत के पास ताजियत करने के लिए गए जिसका बच्चा फोत हुआ था, और वो बहुत रो रही थी और गमजदा और ऐसी सी, और बहुत हत्ता ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ताज़ियत की। उसने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरा दिल कितना जला हुआ है और इस किस्म की बात। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर चले गए ना। उसके बाद उसको किसी ने बताया तो ये तो प्यारे नबी थे, और फिर पीछे दौड़ी कि अल्लाह के नबी मैं आपको नहीं जानती थी, मुझसे सहवन ये हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल नहीं बुरा मनाया। हम क्यों ऐसे होते हैं कि एक बात जरा सी होती है और इतना बुरा मना लेते हैं। देखें किसी को कहीं पे कोई दाना, कोई सोर हो, कोई वोंड हो, जरा सा टच होगा वो ब्लीड करेगा। जब वोंड नहीं होगा और वो टच करेगा तो ब्लीड करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लिहाजा हमें अपने उस वोंड को, उस जख्म को, उस छाले को खत्म करना है, और ये सेल्फ हीलिंग से होगा, ये कोचिंग से होगा, ये पास्ट को रिजॉल्व करने से होगा। जब हम अपने पास्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे फिर हम आबले की तरह ही रहेंगे, जरा कोई टच हुआ नहीं कि ये बहा नहीं, फिर वो बड़ी बड़ी एपिसोड्स आती हैं। उसके बाद अगली चीज क्या है? सोशल स्किल्स डेवलप करें। मसलन ये कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के लिए मशहूर थी ये बात कि वो सादिक और अमीन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी ना, जो उन्होंने माशरे के अंदर, सोशल स्किल्स के अंदर ये बात साबित की थी कि मैं हमेशा सच्ची बात करता हूं। जब हमारे पार्टनर को ये यकीन हो जाएगा, और मैं आपको बताऊं दुनिया के हर किस्म की टेस्टिमोनियल के लिए खरीदी भी जा सकती है, बात भी हो सकती है। सिर्फ ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, इसके अंदर जो टेस्टिमनी है वो 100% ट्रांसपेरेंट होती है। शोहर को भी पता होता है मेरी बीवी कितनी सच्ची है, और बीवी को भी पता होता है मेरा शोहर कितने पानी में है। अगली चीज है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ताकत पैदा करना। ये एक स्किल है जो सीखी जाती है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम हजर अस्वद का मामला याद है आपको? जब सैलाब आया, काबा की इमारत खराब हुई, इन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया। अब मामला आ गया कि हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। बहुत बड़ा एजाज था, हर एक चाहता था जी वो हमारा कबीले चादर का सर। बिल्कुल। जी। या नबी साहब ने वो चादर पकड़ी, तय ये हुआ कि जो सुबह पहले आएगा वो करेगा। सबसे पहले नबी साहब आए। ही हैड द राइट कि उठाएं और नस्ब कर दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अमामा बिछाया, ऊपर रखा हजरे अस्वद, और तमाम सरदारों से कहा कि सब कोने पकड़ो, यानी सबको ये एजाज मिले। क्या हम अपने घर के अंदर मामला सॉल्व करते हुए ये मामला करते हैं कि अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ की भी रख ले और माँ की भी रख ले? अगर वाइफ का साथ देना तो माँ को डैमेज करना जरूरी नहीं है, और अगर माँ का साथ देना तो वाइफ के इमोशंस को नेगेट करना जरूरी नहीं है। जैसे नबी साहब ने यहाँ पे किया, सारे सरदारों के इमोशंस रख लिए ना, सबको इजाज दे दिया। इस किस्म की पॉलिसी बनाई जा सकती है, ऐसे समझाया जा सकता है, और बेशुमार वाकयात भरे पड़े हैं ऐसे। पहली बात तो ये कि हिकमत, वो हिकमत हमें सीरत से समझनी होगी। हमारे साथ जो हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को रेगुलेट करें, सेल्फ हील करें, सेल्फ कोचिंग लें, खुद अपने आप के साथ मामला करें। उसके बाद जब आप हील होंगे, आपका पार्टनर अपने आपके अंदर चेंज देखेगा और आप उनकी भी सिचुएशन समझेंगी, तो हो सकता है कि वो भी आपकी तरह ये सेल्फ हीलिंग के सफर को शुरू करें। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मर्द इस तरफ क्यों नहीं आते? जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है वो ये कि एनजीओज या जितनी भी इस वक्त फेमिनिस्ट तहरीकें काम कर रही हैं ना, खवातीन के हुकूक पे हो रही है बात सारी। खवातीन को हुकूक, उनको समझाया जाए, उनकी प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। मर्द की मेंटल हेल्थ, मर्द के हुकूक, उसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। इतनी अजीब सी बात लगती है, जुमला ही अजीब लगता है कि कभी सुनी नहीं ऐसी कोई बात। इसलिए जब हर एक को ये मामला पेश आता है तो हमने सिर्फ उस जिंदगी के फेज में नहीं रुकना। अल्लाह ताला ने औलादें अता की हैं, बच्चों ने बड़े होना है, बच्चों की शादियां भी करनी है। फिर क्या होता है अगला और इससे ज्यादा संगीन मसला, अब जो हमने फेस करना शुरू कर दिया है, और आगे का वक्त इससे ज्यादा सख्त होगा इस एतबार से कि हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते, खसूसन लड़के शादी नहीं करना चाहते।
क्यों? जिसके साथ डिवोर्स का रेशो क्यों इतना आम हो रहा है, खुला का रेशो इतना आम हो रहा है, बच्चे बच्चियां दोनों ही नहीं करना चाहते। हम उन्हें फिर क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, नहीं बेटा तुम्हें अल्लाह ताला कोई शहजादा अता करेगा। इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, मुझे तो शहजादा नहीं ना मिला, तुम्हें मिल जाएगा। तो बच्चा यही सीख रहा होता है कि अम्मा जब आपको नहीं मिला मुझे कहां से मिलेगा, या तुम्हें कोई शहजादी अल्लाह ताला अता करेगा। बेसिकली हमने वो सोशल स्किल्स डेवलप करनी है, सेल्फ अवेयरनेस पैदा करनी है, सेल्फ रेगुलेट करना है, अपनी जिंदगी में अपना गोल सेट करना है। और ये गोल कुछ ऐसे भी हों जो पूरी जिंदगी के हों, और कुछ ऐसे भी हों कि जो कुछ महीनों के, कुछ हफ्तों के भी हों, यानी उसके सब डिविजन्स भी ऐसे हुई हों। क्योंकि जो लोग कभी भी परेशान गलत डिसीजंस लेने से नहीं होते, कभी भी वो पछताते गलत डिसीजंस को नहीं है, वो डिसीजंस ना लेने को हमेशा पछताते हैं। लिहाजा गोल सेट करें, अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करें और सोशल स्किल्स पे काम करें। जितनी अच्छी सोशल स्किल्स होंगी, उसके लिए बहुत सारे फोरम्स हैं, इंटरनेट भरा भरा पड़ा है, बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे कोचेस हैं। यंग लड़कियों के साथ बहुत सारे कोचेस काम कर रहे हैं, सेकेंड इनिंग्स के साथ आई थिंक फिरोजा काम कर रही हैं, बहुत सारे कोचेस हैं। उसका तो रास्ता हम बताते हैं ना अभी कैसे करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। आखिरी when we're done with this session, आप कंप्लीट कर लें। आखिरी बात वो ये कि हजरत आयशा ही के सर में एक दफा दर्द था, और बड़ा शदीद सर में दर्द हो गया ना, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है ये हदीस। नबी साहब उस वक्त बकी से आए थे, और उन्होंने कहा कि आज ऐसा दर्द है मेरे सर में कि लगता है मेरी जान निकल जाएगी। तो वो आगे से कहती हैं, आयशा तुम्हारा क्या नुकसान, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं तुम्हारी मेहमानी करूंगा, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सपुर्दे खाक करूंगा। क्योंकि वो बकी से आए थे ना, हद आयशा सिचुएशन समझ रही थी। सोचे जरा, मैं कहूं आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मेरे हस्बैंड ये वाली बात बोले, मैं क्यों हाँ हाँ हाँ, मुझे कब्र में तो उतर लेने दें, आपको तो इतनी जल्दी है दूसरी शादी की, आपको आप फोन चेक कराएं, लाएं दिखाएं, कितने लाइन अप किए हुए हैं। दूसरे की सिचुएशन समझें। जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर दफा वो ही पिक्चर ट्रू हो, दूसरे के एंगल से भी पिक्चर को देखने की कोशिश करें। एंड दैट वाज द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। सिबी अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहें। यार यही है कि बहुत सारी बातें आज इस पे हुई कि क्या करना है, इस पे थोड़ी कम बात हुई कि कैसे करना। अच्छा कैसे में, क्योंकि एक बात ये भी है ना कि इट्स इतने सालों का जमा किया हुआ या डेवलप की भी आदतें होती हैं, एकदम से 90 मिनट में बदलना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। हाँ फायदा इंशाल्लाह जरूर होगा अगर आप दो तीन काम कर लें। एक तो ये समझ लें कि अभी आप जहाँ खड़े हैं वहां से आपके पास ऑप्शन है, या तो वापस उसी जिंदगी में चले जाएं जो अभी तक जी रहे थे, अगर वो अच्छी नहीं थी तो उसको बदलने का डिसीजन लेना दूसरी चॉइस। राइट, सो इट्स अप टू यू टू एक्चुअली मेक अ चेंज, कि आप अपनी खुद शनासी पे काम करें, आप अपने आप को समझें, आप अपने आसपास वालों को समझें, आप अपने अंदर अपना जो, अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर कोई पुरानी जमा की हुई बात है, अगर कोई पुराना जख्म है या तकलीफ है, तो उससे निकलें ताकि वो जनरेशनल ट्रॉमा ना बने, ताकि वो अपने हमारे जरिए हमारी औलाद, बहुत सी दफा होता है कि वो चार नस्लों से ना कोई ट्रॉमा चल रहा होता है कि वो एक सास ने अपनी बहू के साथ किया, उसने फिर अपनी बहू के साथ किया, उसने फिर इट टेक्स जस्ट वन पर्सन टू ब्रेक दैट चेन। ठीक है, तो उस चेन को तोड़ने के का आप वो चॉइस हो सकते हैं, आप वो लिंक हो सकते हैं कि आप उसको बदलें। अब उसके लिए करने की ऑप्शंस क्या है, देखें, एक तो अपने ऊपर आप जो भी वक्त लगाएंगे, अपने साथ जो भी वक्त गुजारेंगे, वो आपके फायदे का। एक चीज जो हम आपके लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो ये है कि एज सुन एज दिस सेशन इज डन, व्हाट वील डू इज वील शेयर अ लिंक। एक फॉर्म है जिसको अगर आप फिल करते हैं तो यू विल स्केड्यूल अ फ्री सेशन विद वन ऑफ आवर कोचेस। उसमें कोच सारा भी हो सकती हैं, कोच समी हो सकती हैं, जो एम्बेसडर्स भी हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, आपने अपने साथ, आपने खुद पे काम करना है, आपने किसी कोच के साथ काम करना है, या कोई ऐसा कोर्स है, क्योंकि अब अगले 7 8 9 महीनों में आ, हम समिया के साथ एक कोर्स आ रहा है जो कि होम स्कूलिंग, अगर आप में से कुछ लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो होम स्कूलिंग का अभी तक जितने को हमने स्टडी किया है
इतना कंप्लीट कोर्स अवेलेबल नहीं है। फ्रॉम करिकुलम राइट अप टिल पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चों के साथ काम करना, उनकी सोशल एक एक कंप्लीट सेट के साथ कुछ 6 महीने का वो कोर्स है। फिर सारा के साथ एक प्रोग्राम है जो हस्बैंड्स वाइफ दोनों के साथ होता है, जो पार्टनर्स इन पीस के नाम से है। प्रॉबेबली अगला वाला अगर हमें मेल ट्रेनर्स कोई इन्वॉल्व हुए अच्छे तो सही, वरना आई माइट बी डूइंग इट विद सारा। तो वो उस तरह का प्रोग्राम जहां हम कपल्स के साथ पैरेलल काम करें। और इस तरह के फिर और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बताया कि फरोजा का प्रोग्राम प्लान्ड है। फिर उसके बाद वी गॉट अदर कोचेस डेवलपिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो किसी प्रोग्राम से फायदा हो सकता है, कोचिंग लेने से फायदा हो सकता है, या फिर आगे आपका पर्सनल प्लान क्या हो सकता है, उसके लिए इंशाल्लाह हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। और जस्ट टॉकिंग टू कभी कभार सिर्फ बात करने से और बहुत सारे सोल्यूशन निकल आते हैं। वन थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आप में से किसी ने ट्रेनर बनना है या किसी को उस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन हो रही है, वो भी आप उस कॉल के थ्रू उसका पता लगा सकते हो। वरना जो कोच बने हैं ये लोग, वो कैसे बने हैं उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। और जो भी सवाल हो, मैं साइट पे थोड़े से देख लेता हूँ जो सवाल थे। अगर कोई देखें, अगेन सामने वाले को बदलना ना हमारे ना हाथ में है ना हमारी ताकत है। जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि उनके जो डिसीजन है वो ईमान लाएं या ना लाएं, वो आपका मसला नहीं है। तो हम किस खाते में आते हैं कि हम किसी को और को बदल सकते, राइट? कुछ बातें रिलेशनशिप के बारे में समझ लें। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप कहीं पे भी मजलूम नहीं है। कोई भी शख्स जिंदगी में ऐसा दुनिया में नहीं होता कि जिसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। वो ऑप्शन शायद हम देखना नहीं चाहते, शायद हम समझना नहीं चाहते, शायद हम उस पर एक्ट नहीं करना चाहते, जिसकी कोई भी वजह हो। मगर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपकी चॉइस। उससे भी अगर एक कदम पीछे चले जाएं तो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करा दी, किसी के अम्मा अब्बा में ये दम नहीं है कि अगर वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहे तो उससे करवा लिया जाए। प्रेशर किया जा सकता है, स्ट्रेस लिया जा सकता है। आपने आसान रास्ता चुना कि आपने शादी कर ली, वो आपकी चॉइस। अल्लाह ताला ने हम पे ये एहसान किया है कि किसी का भी कबूल है कोई और शख्स नहीं कर सकता। किसी के लिए भी निकाह हो गया, गुलाम खरीदो फरोख्त के हो गए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना शरीयत, इसमें कोई जबरदस्ती कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपने अपनी जबान से वो कलमा नहीं अदा किया तब तक वो निकाह नहीं होगा। तो अगर आपका निकाह हुआ है और आपको लगता है कि यार मेरी तो शादी अम्मा अब्बा ने करा दी, तो इस वहम से, इस फतूर से बाहर निकल आए कि किसी ने करवाया। अल्टीमेटली इज फॉर योर चॉइस। लिविंग विद दैट पर्सन इज योर चॉइस। देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन टू लीव। वो ऑप्शन ये नहीं कह रहा कि आसान होगी, मगर वो ऑप्शन मौजूद है। तो अगर किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो जान ले कि हम मजलूम नहीं है, हम अपनी चॉइस से उस रिलेशनशिप में हैं। और इसीलिए वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकें, राइट? मेरे नजदीक फिजिकल अब्यूज की, इवन गाली गलौज, कुछ चीजें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में जिसकी गुंजाइश नहीं होती, मेरे मेरे वैल्यू के अंदर। अगर कोई वो बर्दाश्त कर रहा है तो अल्लाह ताला आपको आसानी करे आपके लिए, मगर उसको बदलना आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही के हाथ, राइट? और आई विल सी यू ऑल इंशाल्लाह होपफुली कमिंग सेशंस। हो सकता है नेक्स्ट वीक हम एक वॉक थ्रू भी रखें। लेट्स सी हाउ दैट गोज फॉरवर्ड। अगेन थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।